आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हमारा जेंडर स्टडीज का लेक्चर है और हमारा टॉपिक है ब्लैक फेमिनिज्म, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद आया था। तो हम डिस्कस करेंगे कि वेस्ट में ब्लैक फेमिनिज्म की क्यों नीड हुई, हालांकि उसी टाइमलाइन में फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी चल रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। सेपरेट रोड्स टू फेमिनिज्म, इसको ये भी बोला जाता है कि दिस मूवमेंट वाज सेपरेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। वो क्यों? ड्यूरिंग फर्स्ट during second wave of feminism, the women's movement became explicitly plural. Why? Black women felt their needs and experience were not fully addressed in mainstream feminism. Black women argued that an autonomous movement was needed to battle intersecting oppression, जेंडर एज वेल एज रेस एंड क्लास। अब ये क्या टाइम था कि कुछ ब्लैक वुमेन थी, वो आगे आई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज में ब्लैक वुमेन के जितने भी इश्यूज हैं ना, वो फुली एड्रेस ही नहीं हो रहे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। उनको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान भी अवॉइड कर दिया गया एंड सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी अवॉइड कर दिया गया। वो क्या था कि जितने भी ब्लैक वुमेन थी ना, उनके रोल को सोसाइटी में इंफीरियर समझा जाता था। वुमेन को वाइट वाइट जो गर्ल्स होती थी, उनके साथ एजुकेशन नहीं होती थी, उनके साथ खाना पीना नहीं होता था, उनके साथ जॉब्स नहीं होती थी। इवन हमने ऑलमोस्ट सम मूवीज में भी देखा है जहाँ पे एक चीज का बोर्ड लगे होते क्लब्स वगैरह में, पुरानी मूवीज में दिखाते हैं कि ब्लैक मेन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो जो वुमेन होती थी ब्लैक, उनको एक स्लेव समझा जाता था, उनको घर में एक इंफीरियर की हैसियत के तौर पे रखा जाता था। वो जो है ना वाइट सुपर में जो था ना, वो अनटचेबल्स थे। तो जितनी भी फर्स्ट एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, उनमें ये चीजें तो कहीं पे भी हाईलाइट नहीं थी। तो ये कुछ लीडर्स थी जो कि थे एंजेला डेविस, एलिस वॉलकर, ऑड्री लॉर्ड एंड फ्रांसिस बील। ये थी। इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला कि जितने भी ब्लैक वुमेन के इश्यूज हैं ना, वो एड्रेस कहीं पे भी नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई वी नीड एन अदर वेव व्हिच इज कॉल्ड ब्लैक फेमिनिज्म। तो ये सारे इश्यूज थे। अब इसमें क्या इनका असल में जो इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? रिजेक्टेड सेक्सिज्म इन ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट, रिजेक्टेड रेसिज्म फ्रॉम वाइट फेमिनिस्ट्स, रिजेक्टेड क्लासिज्म बाय हाईलाइटिंग हाउ मिडिल क्लास assumptions एंड वैल्यूज वर इनहेरिटेड इन बोथ मूवमेंट। अब इसमें क्या था कि सेक्सिज्म जो मार्क होता था एक अपनी सोसाइटी में, रेसिज्म होता था, क्लासिज्म होता था। क्लास तो आज तक हमारी सोसाइटी में भी अवेलेबल है और वेस्टर्न में भी है। उसमें ये सारी चीजें होती थी कि भाई ये एक काला है, ये गोरा है, इसको हम इस काम के लिए रखेंगे, इसको हम इस काल में रखेंगे। और जहाँ पे भी आपके एडमिशन्स होते थे, जॉब एलोकेशन होती थी, वहाँ पे भी रेसिज्म होता था कि ठीक है, अगर ये जॉब्स हैं तो ये हम कालों को देंगे, ये हम गोरों को देंगे। और क्लास भी हाईलाइट होते थे कि कौन से क्लास में क्या चीज एलोकेट करनी होती थी, ये होता था। एंड काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हैं वो सोसाइटी में होता था। तो बेसिकली ये चीज इसके लिए, इसकी वजह से जो है ना ब्लैक फेमिनिज्म को रिसर्च किया गया था कि ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम हाईलाइट करें। उसके बाद क्या हुआ की डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट फेमिनिज्म। हालांकि इस जो ब्लैक फेमिनिज्म था, इन्होंने एट सम एक्सटेंट अपनी काफ़ी सारी चीज़ें लेजिस्लेशन में मनवाई थी कि हमें ये भी चीज़ चाहिए, हमें सिविल राइट्स चाहिए, हमें एजुकेशनल राइट्स चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको मिली थी। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमें पेपर्स में डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट फेमिनिज्म भी पूछा जाता है। वो क्या था? अबॉर्शन, class issues and history of eugenics, abortion, issues and history of eugenics and forced sterilization। सी इमेजेस में अब देखें, ये जो एक इमेज है, इसमें इसका क्या मतलब है? वहां पे स्टेरिलाइजेशन होती थी ब्लैक वुमेन के, वो जो है बच्चे वगैरह नहीं पैदा कर सकती, ये चीजें देती थी। और ये क्यों होता था उस टाइम? ये इसलिए होता था कि
इसके चलते हुए एक ब्लैक चीज, जो ब्लैक मैन एंड वुमेन, जो ब्लैक एथनिक ग्रुप है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी यूएस में एंड अदर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे बढ़ जाएगी, तो ये एक डोमिनेंट हो जाएंगे। तो एक ये चीज दी गई थी। उसके बाद क्या था, फैमिली के लिए उनकी क्या परसेप्शन थी, परसेप्शन दैट वाइट फेमिनिस्ट ऑफ family as an obligation while black feminists saw family as a refuge। जितनी भी वहाँ पे जो फैमिली की हम देखें कि परसेप्शन फैमिली के लिए, ब्लैक फैमिली के लिए होती थी, वो रिफ्यूजीज उनको बोला जाता था। और जो आपके वाइट फेमिनिस्ट होते थे उनको एक अच्छी जो स्टेटस और अच्छी नज़र से देखा जाता था। तो ये भी एक वहाँ पे एक रैम्पेंट चीज होती थी। उसके बाद मदरहुड, ब्लैक फेमिनिस्ट फॉर चॉइस एंड कंट्रोल रेदर देन फुल रिट्रीट। अब यहाँ पे क्या होता था, जो ब्लैक मदर्स होती थी उन्होंने बोला कि हमें एक चॉइसेस दे जाए, जितनी भी हमारी जो इंटरनल हमारे जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवॉलेंस वाला ऑप्शन होता है, अबॉर्शन वाला होता है, मैरिज वाला होता है, डिवोर्स वाला होता है, उसमें इन्होंने बोला कि हमें चॉइसेस दी जाए, हमें कंट्रोल नहीं चाहिए। क्योंकि कंट्रोल अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि ये एक सिविल अनरेस्ट स्टार्ट हो जाएगी वेस्ट में, कि ठीक है ये आपस में लड़ें, दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर डोमिनेटेड पोजीशन इन द वेस्ट। तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते, क्योंकि उस टाइम जो ब्लैक फेमिनिस्ट थी उनकी नंबर्स काफी सारे कम थे, जिसके हिसाब से उन्होंने फिर भी अपने हिसाब से काफी सारी कामयाबी जो है ना अचीव की थी। तो ये था ओवरऑल हमारे ब्लैक फेमिनिज्म। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म।